हेलो स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम क्लास 10th और क्लास 11th का इम्पॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे जो कि आपको एनएससी जेएस एग्ज़ाम और क्लास 12th में वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी काफ़ी मदद करेगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो मेनली तो आपको पता है क्लास 10th में पढ़ना है एसिड बेस के केमिकल रिएक्शन, मेटल नॉन मेटल्स के केमिकल रिएक्शन, थोड़ा सा मेटलर्जी का रिएक्शन, और 11th में पढ़ना है एल्कली मेटल अल्कलाइन अर्थ मेटल के रिएक्शन, मेनली मेटल्स नॉन मेटल्स के रिएक्शन और एसिड बेस के रिएक्शन पढ़ने हैं, थोड़ा सा मेटलर्जी का रिएक्शन है। तो स्टार्ट करते हैं उनसे क्लास। चलिए, तो फर्स्ट रिएक्शन है आपको मेटल के केमिकल प्रॉपर्टी का, है ना। मेटल में केमिकल आपको पता है, आपको पता है मेटल के केमिकल प्रॉपर्टी में कि मेटल जब, है ना, ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड बनाता है। अच्छा, इस केमिकल प्रॉपर्टी के लिए आज पढ़ने के लिए आप लोग को रिएक्टिविटी सीरीज पता होना चाहिए, जो कि आप लोग क्लास 10th में पढ़े होंगे। नहीं पढ़े हो तो भी हम रिकॉल करवा दे रहे हैं। रिएक्टिविटी सीरीज पता होना चाहिए। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, निकल, टिन, लेड, फिर हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। ये रिएक्टिविटी सीरीज है, इसको आप नोट कर लो, है ना। पोटेशियम से लेकर प्लेटिनम तक का, जिसमें याद रखिएगा सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम को हम नोबल मेटल्स कहते हैं। नोबल मेटल्स का मतलब काफी अनरिएक्टिव मेटल होता है ना। तो ये जो सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम है, इसको हम नोबल मेटल्स कहते हैं। और टॉप वाले तो आपको पता है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम तो हाईली रिएक्टिव मेटल होता है ना। फिर मॉडरेटली रिएक्टिव। अब एक बार रिएक्टिविटी से इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि आज हम जो भी रिएक्शन पढ़ेंगे उसमें इसका यूज होगा। ठीक है, चलिए ठीक है, नोट कर लिए। चलिए फिर तो अब हम रिएक्शन देखते हैं। तो आपको पता है मेटल को ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो मेटल ऑक्साइड बनता है। तो कॉपर का वैलेंसी 2 होता है तो कॉपर ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो Al2O3 बनता है। अच्छा जी, एक चीज याद रखिएगा, Al2O3 एक एम्फोट्रिक ऑक्साइड होता है। Al2O3 एक एम्फोट्रिक ऑक्साइड होता है। और एम्फोट्रिक ऑक्साइड उसको कहते हैं जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करे। ध्यान रखिएगा, एम्फोट्रिक ऑक्साइड उसको कहते हैं जो एसिड के साथ भी रिएक्ट करे और बेस के साथ भी रिएक्ट करे। ऐसे केमिकल रिएक्शन दिया आपको। तो Al2O3 एक Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड एक एम्फोट्रिक ऑक्साइड है। तो देखो एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो दे रहा है सॉल्ट प्लस वाटर। अच्छा, अब ये देख लो, HCl एक एसिड है, तो इस रिएक्शन में Al2O3 का बिहेवियर बेस का होगा। किसका होगा? बेस का। सिमिलरली दूसरे रिएक्शन में Al2O3 रिएक्ट कर रहा है बेस के साथ और दे रहा है सॉल्ट। हाँ, इसका नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सॉल्ट है। इसको कहते हैं सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। सोडियम मेटा एल्यूमिनेट नाम नोट कर लीजिए। NaAlO2 फॉर्मूला 11 12 में भी पढ़ोगे। तो NaAlO2 कहते हैं सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। ठीक। तो Al2O3 इस रिएक्शन में बेस किससे रिएक्ट कर रहा है तो यहाँ इसका बिहेवियर एसिड का होगा। तो आप देख सकते हो Al2O3 बेस और एसिड दोनों की तरह बिहेव कर सकता है, इसलिए इस ऑक्साइड का नेचर एम्फोट्रिक होता है। कुछ और एम्फोट्रिक ऑक्साइड है, उनका हम नाम लिखवा रहे हैं, आपको नाम याद रखिएगा, है ना। हम आपको एम्फोट्रिक ऑक्साइड का एग्जांपल्स लिखवा रहे हैं, नोट कर लेना। BeO बेरिलियम ऑक्साइड, ZnO जिंक ऑक्साइड, Al2O3 एम्फोट्रिक ऑक्साइड, SnO टिन का SnO, SnO2, है ना। फिर गैलियम ऑक्साइड आपको पता है पीरियोडिक टेबल में बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम। तो गैलियम ऑक्साइड, गैलियम की वैलेंसी 3 होता है। ठीक है। लेड ऑक्साइड भी PbO। फिर Cr2O3 और भी होते हैं, लेकिन इन पे फोकस करो, ये नोट कर लो। ये सारे ऑक्साइड एम्फोट्रिक हैं क्योंकि ये एसिड बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, है ना। तो इनको ध्यान रखिएगा। अच्छा, याद रखिएगा
जो मेटल एम्फोट्रिक ऑक्साइड देता है उसको हम एम्फोट्रिक मेटल भी कहते हैं। तो आपको बेरिलियम, जिंक, एल्यूमिनियम, टिन, लेड, गैलियम, क्रोमियम को हम एम्फोट्रिक मेटल भी कहते हैं। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? एम्फोट्रिक मेटल। इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है ना। तो एम्फोट्रिक मेटल एम्फोट्रिक ऑक्साइड देता है, और एम्फोट्रिक ऑक्साइड, सामने बैठ जाइए, एम्फोट्रिक ऑक्साइड उसको कहते हैं जो एसिड बेस दोनों के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, कोई डाउट्स? ठीक है, जो लोग थोड़ा लेट से ज्वाइन किए हैं, शुरू का 5-10 मिनट वीडियो से देख लीजिएगा, ठीक है। 1 मिनट टाइम दे रहे हैं कॉपी खुलने का, फिर हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे। लिख लीजिए हेडिंग, सम इम्पोर्टेंट केमिकल रिएक्शन, जो लेट से आए हैं। सम इम्पोर्टेंट केमिकल रिएक्शन, ये 10th और 11th के इम्पोर्टेंट केमिकल रिएक्शन है। 10th और 11th के इम्पोर्टेंट केमिकल रिएक्शन है, जो कि आपको NaCgS और क्लास 12th के जेई एग्जाम में ही मदद करेंगे। सम इम्पोर्टेंट केमिकल रिएक्शन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। शुरू का 10 मिनट देख लीजिएगा यूट्यूब से। नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। हाँ वही चीज है। अच्छा अब ये भी देख लो, ये पता होगा आपको, अगर हम मेटल ऑक्साइड को वाटर में, हाईली रिएक्टिव मेटल के ऑक्साइड को वाटर में डालते हैं तो वो बेस देता है। और आपको पता है वाटर सॉल्युबल बेस को हम एल्कली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्कली। तो इसको ध्यान रखना, जैसे कि सोडियम ऑक्साइड को वाटर में डाल रहे तो क्या मिल रहा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम ऑक्साइड को वाटर में डाल रहे तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये दोनों वाटर सोल्यूबल बेस है, इनको हम एल्कली कहते हैं। नोट कर लीजिए। एल्कली वो बेस को कहते हैं जो वाटर में सोल्यूबल होता है। वाटर सोल्यूबल बेस को एल्कली कहते हैं, नोट कर लो। वाटर सोल्यूबल बेस को हम एल्कली कहते हैं। और ये दोनों एग्जांपल उसके हैं। वाटर सोल्यूबल बेस को हम एल्कली कहते हैं, नोट कर लीजिए। और ये दोनों काफी स्ट्रॉन्ग बेस है। ये दोनों काफी स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, कोई दिक्कत? एल्कली क्या होता है? वाटर सोल्यूबल बेस। चलिए नेक्स्ट। हाँ, ये याद रखिएगा, जो हाईली रिएक्टिव मेटल है वो वाटर से ट्रीट करते हैं तो मिलता है मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। हाईली रिएक्टिव मेटल को किससे ट्रीट करते हैं? वाटर के साथ, तो मिलता है मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। फॉर एग्जांपल, अच्छा ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है। क्या होता है? एक्सोथर्मिक, इसलिए क्या रिलीज होता है? हीट एनर्जी, है ना। तो ध्यान रखिएगा, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, या कैल्शियम हो गया, कैल्शियम भी लिख रहे हैं हम, इनको पानी में डालेंगे तो मिलता है कैल्शियम। कैल्शियम को पानी में डालेंगे तो मिलेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस प्लस हीट एनर्जी। और आपको पता होगा रिएक्टिविटी सीरीज थोड़ी देर पहले हम बताए थे, तो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम टॉप पे लाई करते हैं। तो जो हाईली रिएक्टिव मेटल है वो कोल्ड वाटर से एक्ट करते हैं। किसे एक्ट करते हैं? कोल्ड वाटर। तो ध्यान रखना, ये तीनों रिएक्शन आपको रूम टेम्परेचर पे ही हो जाता है। किस पे हो जाता है? रूम टेम्परेचर पे ही हो जाता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। जो हाईली रिएक्टिव मेटल हो गया आपको पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, वो वाटर के साथ रूम टेम्परेचर पे ही रिएक्ट कर जाता है, कुछ हीट करने की जरूरत नहीं है। इसको नोट कर लीजिए आप। हाईली रिएक्टिव मेटल जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम। वीडियो में हम शुरू में रिएक्टिविटी से लिखवाए थे, उसको आप देख लीजिएगा। पोटेशियम से लेकर हम प्लेटिनम तक लिखवाए थे। तो ध्यान रखना, ये तीनों हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, तो किसे रिएक्ट करते हैं? कोल्ड वाटर से। तो मेटल वाटर के साथ देता है मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, और रिएक्शन क्या होता है? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब है हीट एनर्जी रिलीज होगा।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर वही चीज है, हाँ कैल्शियम वाला तो हम लिखवा दिए थे। अच्छा एक चीज याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आता है, जो ये दो रिएक्शन है, क्योंकि एल ध्यान रखिएगा हाईली रिएक्टिव मेटल तो नहीं है, लेकिन उससे थोड़ा सा कम रिएक्टिव है, तो लॉजिकली तो एल्यूमिनियम को हॉट वाटर से रिएक्ट करना चाहिए, ठीक, कोल्ड से रिएक्ट नहीं करेगा, थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा, तो हॉट से करना चाहिए था। लेकिन दिक्कत क्या है, जब एल एल पे होता क्या है, एल जब ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाता है, एटमॉस्फेयर में रखोगा, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन गैस है, तो जब एल ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, उसके सरफेस पे बनता है प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ Al2O3, प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ Al2O3, जिसके चलते एल हॉट वाटर से रिएक्ट नहीं कर पाता है, तो हॉट वाटर से रिएक्ट नहीं कर पाएगा तो हीट और करना पड़ेगा, तो ये दोनों रिएक्शन होता है स्टीम के साथ, किसके साथ, अब लोग सर स्टीम क्या होता है, स्टीम होता है वाटर वेपर, क्या होता है, वाटर वेपर, तो ध्यान रखिएगा कोल्ड वाटर और हॉट वाटर लिक्विड होता है, क्या होता है, लिक्विड, लेकिन ये क्या होते हैं, गैस, स्टीम गैस होता है, मतलब इसमें टेम्परेचर और ज्यादा है, तो इसको नोट कर लेना कि एल और आयरन दोनों स्टीम से रिएक्ट करता है, एल तो आयरन तो इसलिए उसकी रिएक्टिविटी कम है थोड़ा, एल को तो हॉट वाटर से ही रिएक्ट करना चाहिए था, लेकिन किसे रिएक्ट करता है, स्टीम से, रीजन क्या है, प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ Al2O3, प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ Al2O3। इसको ध्यान रखिएगा कि एल स्टीम से रिएक्ट करता है, सब क्वेश्चन आ सकता है कि एल्यूमिनियम किससे रिएक्ट करता है, तो क्या है आंसर, स्टीम से। और कोल्ड वाटर से कौन कौन करता है, पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम। हॉट वाटर से आपका मैग्नीशियम करता है, कौन करता है, मैग्नीशियम। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि हॉट वाटर से क्या करता है, तो क्या है आंसर, मैग्नीशियम। नोट कर लीजिए, ठीक है। तो कोल्ड वाटर, हॉट वाटर और स्टीम में डिफरेंस पता है ना, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे, हॉट वाटर पे मान लीजिए 100 डिग्री सेल्सियस से कम थोड़ा, मतलब 90 डिग्री सेल्सियस, 80 डिग्री सेल्सियस, और स्टीम क्या हो गया, टेम्परेचर ग्रेटर देन 100 डिग्री सेल्सियस। स्टीम कब बनता है, जो जब टेम्परेचर वाटर के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा हो। पढ़ते हैं आगे, ठीक है। चलिए ये भी वही कहानी जैसे कि बताए थे स्टार्टिंग में कि रिएक्टिविटी सीरीज का बहुत जरूरत होगा, तो वही जो हाई, जो ध्यान रखिएगा जनरली ट्रिक ये है कि जो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर हो, जो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर हो, डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट H2SO4 के साथ देता है हाइड्रोजन गैस, कहता है हाइड्रोजन गैस प्लस सॉल्ट, तो वही लिखा है मेटल प्लस एसिड क्या है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, और यहाँ पर जनरली एसिड जो होता है वो है डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट H2SO4। हाँ, अब आप लोग में से किसी के मन में होगा कि सर डाइल्यूट HNO3 क्यों नहीं, वो भी तो एसिड है, तो डाइल्यूट HNO3 में दिक्कत क्या है, ये भी लिख लेना आप कि HNO3 इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, HNO3 इज ए स्ट्रॉन्ग, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा, जो हाइड्रोजन गैस निकल रहा है ना, अगर उसको कन्वर्ट कर देगा H2O में, किसमें कन्वर्ट कर देगा, H2O में, वाटर प्रोड्यूस हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस, और हम यहाँ पढ़ रहे हैं सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन वाला, इसीलिए यहाँ पढ़ा हमने डाइल्यूट HNO3 का एग्जांपल, क्या क्या है ना, तो ये हम इसलिए बता दें कि आपके एग्जाम में आ सकता है कि डाइल्यूट HNO3 क्यों नहीं यूज करते, क्योंकि डाइल्यूट HNO3 क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और वो हाइड्रोजन गैस को किसमें कन्वर्ट करता, समझ में आ गया, कर लो पूरा। ये HCl है, डी की तरह लग रहा है, HCl है, याद रखिएगा,
सीएल है ना, डी की तरह लग रहा है सीएल, ठीक है। तो मेटल प्लस एसिड का देता है सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। और अगर आपको आयंस का फॉर्मूला पढ़ा पता होगा, पढ़ 9th में पढ़ना था, तो आप सॉल्ट का फॉर्मूला खुद से सोच सकते हो। पोटेशियम का वैलेंसी क्या होता है 1, क्लोराइड का भी 1, तो फॉर्मूला क्या है KCl, है ना। हाँ HNO3, डाइल्यूट HNO3, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये हाइड्रोजन गैस को किसमें कन्वर्ट कर देता है, वाटर में। इसलिए हम इसको इस रिएक्शन में कंसीडर, तो किसको कंसीडर करते हैं, डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट H2SO4। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। वही चीज है, लिख लो एग्जाम्पल, रिएक्शन लिखते जाना है। लेकिन हाँ, अगर आपको वैलेंसी आता हो तो इसे भी याद रखने की जरूरत नहीं है, आप खुद से सोच लोगे। इसमें H2SO4 का एक भी एग्जाम्पल नहीं है, तो हम एक H2SO4 का भी लिखवा दे रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल Al की तरह ही देख लो, तो 2Al प्लस 3H2SO4, एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला Al2SO4 होल 3 है ना, Al2SO4 होल 3, तो Al2SO4 होल 3 प्लस 3 हाइड्रोजन गैस। और ये तो पता होगा गैस को कैसे दिखाते हैं, अपवर्ड एरो से, है ना, तो नोट कर लो। इवॉल्व, हाँ हाँ बिल्कुल इवॉल्व हो जाएगा, स्किप कर जाएगा। हम यहाँ दोनों रिएक्शन डाइल्यूट HCl का है, हम एक रिएक्शन आपको डाइल्यूट H2SO4 बता दिए। मेनली वैलेंसी पता है तो खुद से सोच लोगे, समझ रहे हो ना। और सल्फेट का वैलेंसी क्या होता है 2SO4 2 माइनस, वैलेंसी पता होना चाहिए। हो गया, बढ़े आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ आप देखो एक चीज, अभी आपको हम बताए थे कि डाइल्यूट HNO3 हाइड्रोजन गैस को किस में कन्वर्ट कर देता है, वाटर में। लेकिन दो इसमें एक्सेप्शन है, दो ऐसे मेटल हैं जो डाइल्यूट HNO3 के साथ हाइड्रोजन गैस देते हैं, इनका नाम याद रखना। मैंगनीज, हाँ नोट कर लो इसको, एक्सेप्शन कैसे है। मैग्नीशियम और मैंगनीज ऐसे दो मेटल हैं जो डाइल्यूट HNO3 के साथ हाइड्रोजन गैस देंगे। रिएक्शंस अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा केमिस्ट्री में, रिएक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है ना। डिफिनेशन ऐसा वाला केमिस्ट्री सिर्फ 9 तक रहता है, 10th 11th 12th का केमिस्ट्री में रिएक्शंस बहुत होते हैं। अगर कोई ऑनलाइन देख रहा है तो डाउट्स पूछ सकते हो, हम टाइम टू टाइम चैट देख रहे हैं, है ना।
ठीक है, टाइम टू टाइम हम चैट देख रहे हैं। चलिए हो गया, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो ये याद रखिएगा मेटल्स का नाम, मैग्नीशियम और मैंगनीज। हाँ, ये आप पढ़े होंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या था? मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस करता है। अच्छा, हम कुछ लोग लेट से आए हैं तो उनके लिए हम फिर से रिएक्टिविटी से लिख दे रहे हैं, नोट कर लो। अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो नोट कर लो। हाँ ठीक है, बोलिए, मतलब लिखते हैं। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, निकल, टेन, लेड, पीबी, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन रेफरेंस स्केल है, कॉपर, सिल्वर, सॉरी कॉपर के बाद मरकरी, कॉपर के बाद मरकरी, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम। और ये थोड़ा देर पहले ही बताए थे, फिर से बता रहे हैं, लास्ट के तीन मेटल को कहते हैं नोबल मेटल्स। क्या कहते हैं? नोबल मेटल्स होता है जो हाईली अनरिएक्टिव हो, हाईली अनरिएक्टिव। जिनको नहीं पता है रिएक्टिविटी से नोट कर लो। एसेंटीन होता है, एसेंटीन होता है, और पीबी लेड होता है। और कुछ, और कुछ? तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यही है कि मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा। जैसे कि है ना, एक बार जेई में भी क्वेश्चन आया था इस तरह का, बस ऑब्वियस है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं पूछे थे, वो सीरीज ऑफ क्वेश्चंस था, उसमें एक पार्ट था। आप खुद सोच के बताइएगा, अगर हम कॉपर को ट्रीट करें सिल्वर नाइट्रेट से, किससे क्या बनेगा बताओ? सीयू का वैलेंसी क्या होता है? 2 होता है, तो क्या बनेगा? सीयू, बोलो, होल ट्वाइस प्लस एजी, प्लस एजी। अब यहाँ बैलेंस करोगे तो यहाँ 2 सिल्वर नाइट्रेट हो जाएगा, तो यहाँ 2 सिल्वर हो जाएगा। ठीक है ना? तो ध्यान, दोनों रिएक्शन नोट कर लो। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पता है ना, मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, हो गया। हाँ, अब देखो, एक क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है, बता दोगे फिर भी पूछ रहे हैं हम। Fe प्लस ZnSO4 क्या होगा? क्यों? हाँ, आयरन की रिएक्टिविटी जिंक से कम है तो डिस्प्लेस तो होगा नो रिएक्शन। क्या होगा? अच्छा, तो एक चीज ध्यान रखना, आपको आइडिया होगा भी, जिंक का रिएक्टिविटी आयरन से ज्यादा होता है, इसीलिए आपको पढ़े होंगे कोरोजन। कोरोजन में क्या होता है? आयरन का रस्टिंग होता है, तो आयरन के रस्टिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए आयरन पे जिंक का लेयर होता है, उसको कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। क्या कहते हैं? इसको भी लिख लेना, गैल्वेनाइजेशन। कि गैल्वेनाइजेशन में जिंक इसलिए यूज करते हैं क्योंकि जिंक का रिएक्टिविटी आयरन से ज्यादा होता है। ये तो बड़ी मेटल्स, मेटल का नाम जरूर याद रखना। गैल्वेनाइजेशन में कौन सा मेटल यूज करते हैं? जिंक। बिकॉज जिंक का रीजन क्या है? जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हो गया, बढ़े, चलिए। हाँ, ये तीन रिएक्शन जो है वो है आपको मेटलर्जी में, कि मेटल्स कैसे स्ट्रक्ट करते हैं। तो एक टर्म होता है रोस्टिंग। जिनको थोड़ा कम नॉलेज है
वो हमारा वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे मेटल्स नॉन मेटल्स का वीडियो पड़ा हुआ है, उसमें मेटलर्जी पढ़ाया गया है, उसको देख लीजिएगा। तो हम अभी चूंकि यहाँ पर बस हम केमिकल रिएक्शन पढ़ा रहे हैं तो थोड़ा सा बेसिक आइडिया ही देंगे। तो रोस्टिंग में क्या होता है, सल्फाइड, सल्फाइड समझते हो ना, H2 क्या होता है, ये पढ़े होंगे, ये तो 9th में ही पढ़े होंगे कुछ लोग। सल्फाइड क्या, सल्फाइड। रोस्टिंग में क्या होता है, सल्फाइड और क्या, सल्फाइड और को एक्सेस ऑफ एयर में, एक्सेस ऑफ एयर में कम कंबसन करते हैं, क्या करते हैं, तो मिलता है मेटल ऑक्साइड। और कौन सा गैस इवॉल्व होता है, सल्फर डाइऑक्साइड। ये भी देख लो कौन सा और है, सल्फाइड। तो मेटल ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, ये जो प्रोसेस दो दो स्टेप रिएक्शन है, इसको हम कहते हैं सेल्फ रिडक्शन। क्या कहते हैं, देखो सेल्फ रिडक्शन होता क्या है, थोड़ा समझना। मेटलर्जी में है नहीं, थोड़ा सा बेसिक आइडिया दे देते हैं। ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो हमारा मेटल्स नॉन मेटल्स का वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है। तो देखो होता क्या है सेल्फ रिडक्शन में, कि सल्फाइड और का हम कर देंगे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन थोड़ा हाई टेम्परेचर पे। क्लियर। तो क्या मिल जाएगा, मेटल ऑक्साइड। अब इस मेटल ऑक्साइड जो है वापस किससे रिएक्ट कर जाएगा, सल्फाइड और के साथ। किसके साथ, सल्फाइड और के साथ। तो यहाँ पे जो सल्फाइड और है ये बिहेव करेगा रिड्यूसिंग एजेंट के किसकी तरह, किसकी तरह, और ये हो जाएगा क्या, ठीक है ना। तो होगा क्या कि जो सल्फाइड और है वो इसको रिड्यूस कर देगा मेटल ऑक्साइड को। मेटल ऑक्साइड को किसे रिड्यूस करेगा, मेटल में। तो ये सेल्फ रिडक्शन इसलिए हुआ क्योंकि बाहर से कुछ जरूरत, तो जो सल्फाइड और लिए थे वही नेक्स्ट स्टेप में मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस कर दिया। फिर से सुनो, ये और है कॉपर सल्फाइड। तो कॉपर सल्फाइड को हम एयर में हीट किए हाई टेम्परेचर पे, तो क्या मिला, कॉपर ऑक्साइड। अब हमको इस मेटल ऑक्साइड से मेटल चाहिए, क्या चाहिए, मेटल। तो मेटल ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट करता है रिड्यूसिंग एजेंट। आप लोग पढ़े होंगे, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन, पढ़े हो। तो हाँ पढ़े ना हो। तो रिमूवल, जब ऑक्सीजन हटाना है तो रिडक्शन होगा, तो रिडक्शन के लिए क्या चाहिए, रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट बाहर से जरूरत, यही एक्ट करता है रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। इसीलिए क्या बोलते हैं, क्लियर, नोट कर लो। तो ये क्वेश्चन बहुत फेमस है कि रोस्टिंग में कौन सा गैस इवॉल्व होता है, तो क्या है आंसर, सल्फर डाइऑक्साइड। और क्या मिलता है, मेटल ऑक्साइड। ठीक है ना, नोट कर लीजिए। और रोस्टिंग किसका होता है ये बताओ, सल्फाइड और, वेरी गुड, ये याद रखना। रोस्टिंग होता है सल्फाइड और का। रोस्टिंग होता है सल्फाइड और का। नोट कीजिए। तो कॉपर सल्फाइड का जो रिडक्शन कितना स्टेप में होता है, दो स्टेप में। पहला स्टेप में किसमें कन्वर्ट होता है, कॉपर ऑक्साइड में। और दूसरा स्टेप में कॉपर सल्फाइड उसको क्या कर देता है, रिड्यूस। और इस दोनों स्टेप को कहते हैं क्या है, सेल्फ रिडक्शन। एक चीज याद रखना, हम बता देते हैं हमको, सेल्फ रिडक्शन 3 मेटल का होता है, ये भी नोट कर लेना। एक कौन सा हो गया, कॉपर, हाँ सल्फाइड और मतलब कॉपर, मेटल का बताओ कॉपर। दूसरा है आपको मरकरी। और तीसरा है लेड। ध्यान रखना इस चीज को। सेल्फ रिडक्शन 3 और का होता है, कॉपर, मरकरी, लेड। ठीक है।
क्लियर। तो सल्फाइड और, हाँ, सेल्फ रिडक्शन मेनली किस तरह का और का होता है, सल्फाइड और रोस्टिंग भी किसका होता है, सल्फाइड और सेल्फ रिडक्शन कौन कौन मेटल्स के और का होता है, कॉपर, मरकरी और लेड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये है कैल्सिनेशन। ये क्या है, अच्छा पहला है कैल्सिनेशन। ये तो किसका पार्ट होगा वो पता है, ये कौन सा और है, जिंक मेटल ना, सल्फाइड और, तो क्या होगा, अभी बताए हैं। अरे नहीं, कहाँ, मेटल मेटल ऑक्साइड में, रोस्टिंग, वेरी गुड वेरी गुड, ये रोस्टिंग है। और यहाँ कार्बोनेट, ये कार्बोनेट है, समझते ना, कार्बोनेट CO3 2 माइनस। जब कार्बोनेट और को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं और कौन सा गैस निकल रहा है, CO2, इसको कहते हैं कैल्सिनेशन। क्या कहते हैं, कैल्सिनेशन। नोट कर लो। तो सल्फाइड और का क्या होता है, रोस्टिंग, और कार्बोनेट और का कैल्सिनेशन। दूसरा, सल्फाइड और में कौन सा गैस निकलता है, SO2, और का कैल्सिनेशन में CO2, वेरी गुड। एक चीज देख लो, जो मेटल ऑक्साइड है उसको कार्बन मेटल में कन्वर्ट कर रहा है, तो कार्बन, जो ZnO से ऑक्सीजन चल गया तो इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। क्या हो रहा है, तो जिसका रिडक्शन होता है वो आप पढ़े होंगे, उसको कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और कार्बन CO में कन्वर्ट हुआ तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो जिस, रिड्यूसिंग एजेंट, वेरी गुड, ठीक है ना। कार्बन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, इसको कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर, कोई दिक्कत। ठीक है, ठीक है, हाँ, नोट करो नोट करो। तो आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट आइडेंटिफाई कर लेते हो, है ना। हाँ, मेटल ऑक्साइड मेटल में रिडक्शन होता है और वो बिहेव करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। तो एक आइडेंटिफाई कर ले, दूसरा तो उल्टा हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, बढ़े आगे, चलिए नेक्स्ट। हाँ, इसको कहते हैं, इन दोनों को थर्माइड रिडक्शन, थर्माइड रिएक्शन। क्या कहते हैं, थर्माइड रिएक्शन। थर्माइड रिएक्शन होता क्या है, मेटल ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट करते हैं, मेटल ऑक्साइड को मेटल में। और रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है, ये याद रखना पड़ेगा आपको। कौन है ये एलिमेंट, एल्यूमिनियम, तो ये याद रखना, रिड्यूसिंग एजेंट एल होता है। क्लियर। और एक चीज ध्यान रखना, इतना हीट रिलीज होता है कि मेटल सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में, ध्यान रहेगा। थर्माइट रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक है, क्या है, जो हीट बहुत ज्यादा रिलीज हो रहा है तो मेटल क्या हो जाएगा, सॉलिड से लिक्विड, इसलिए लिक्विड है, क्या है, लिक्विड। अच्छा, एक और मेटल होता है, लिख लो, इसमें दो दिया है, हम एक और लिखवा दे रहे हैं। हाँ, इन तीन मेटल का होता है थर्माइट रिडक्शन, Mn, इनके ऑक्साइड का, इनके ऑक्साइड का, कौन कौन, MnFeCr। और रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है, Al। हाँ, लिख लो फिर। तो ये याद रखना, थर्माइट रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होता है, जिसके चलते मेटल क्या करता है, मेल्ट कर जाता है।
ठीक है। अब पूछा, हाँ बोलो बोलो, फिर पूछा नहीं ना है। ठीक, घर पे इसको अच्छे से देखिएगा, ठीक है ना, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट आ जाएंगे। इन थर्माइट रिएक्शन का इनमें से कौन कौन सा एग्जाम्पल है, ठीक है। थर्माइट रिएक्शन कौन से मेटल ऑक्साइड्स का होता है, फिर से बताओ। हाई में था मैंगनीज, आयरन और क्रोमियम। ठीक है। पढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट। हाँ बोलो। एल रिड्यूसिंग एजेंट, एल था रिड्यूसिंग एजेंट। हाँ ये कुछ अब रिएक्शंस रिपीट हो रहे हैं कुछ कुछ, है ना, जैसे कि बताए थे कि, है ना, टेंथ के और 11th चैप्टर, क्लास 10th और क्लास 11th के हैं, तो कुछ कुछ रिएक्शंस कॉमन होते थे रिपीट। अब ये देख लो, ये तो बता चुके हैं आपको, एसिड प्लस मेटल क्या देता था, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, बस यही कंडीशन था कि मेटल का रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होना चाहिए। तो जिंक है, डाइल्यूट H2SO क्या देगा, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। अच्छा ये ध्यान रख लो, मेटल ऑक्साइड, मेजॉरिटी ऑफ मेटल ऑक्साइड्स होते हैं बेसिक, क्या होते हैं, तो एसिड प्लस बेस क्या देता है, सॉल्ट प्लस वाटर, वही चीज हुआ। जैसे सीओ, सीओ बेसिक ऑक्साइड है, क्या है, बेसिक ऑक्साइड, और किसी रिएक्ट करवाओ, HCl क्या है, एसिड, तो क्या देगा, सॉल्ट प्लस वाटर। लिख लो दोनों रिएक्शन, बहुत रिएक्शंस कॉमन होंगे, समझ गए ना। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है रिएक्टिविटी सीरीज से कॉन्सेप्ट का, समझ रहे हो ना, ये पता होना चाहिए। हाँ डिस्प्लेसमेंट, ये देखो, वाटर के साथ और डाइल्यूट एसिड के साथ वही मेटल रिएक्ट कर सकता है जिसका रिएक्टिविटी किससे ज्यादा हो, हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन से। तो अगर पूछ दे आपको कॉपर प्लस वाटर तो क्या होगा, नो रिएक्शन, क्योंकि कॉपर की रिएक्टिविटी, बिल्कुल सही, गुड। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही। और ये तो पता होगा आपको, एसिड प्लस बेस क्या देता है, सॉल्ट प्लस वाटर, इसीलिए मेटल ऑक्साइड का नेचर क्या होता है जनरली, बेसिक। ठीक है, हो गया, कोई दिक्कत, चलिए फिर। हाँ ये इंपॉर्टेंट है, मेटल कार्बोनेट, कार्बोनेट समझते हो ना आप लोग, CO3 2 तो मेटल कार्बोनेट में अगर एसिड डालोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का एफरवेसेंस निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का एफरवेसेंस। तो ध्यान रखना, एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट क्या देते हैं, सॉल्ट प्लस CO2 गैस प्लस वाटर। एग्जांपल देख लो, Na2CO3 प्लस 2HCl, तो क्या मिलेगा, सॉल्ट NaCl प्लस H2O प्लस CO2, लिखो डायरेक्ट। ये मेटल कार्बोनेट का लैब टेस्ट भी है। मेटल कार्बोनेट में क्या डालो, एसिड, तो कौन सा गैस इवॉल्व होता है, CO2।
हो गया? ठीक है, चलिए। हाँ, ये तो अच्छा, हाँ, ये स्टार्टिंग में लिखवाए थे, फिर से बता रहे हैं। अभी बताए थे मेटल से बेस प्लस मेटल, तो मेटल भी बेसिक होता है, तो बेसिक कैसे रिएक्ट कर रहा है बेस के साथ? तो ध्यान रखिएगा, एक टर्म होता है एम्फोट्रिक मेटल। क्या होता है? उनका नाम ही लिख लेना, एम्फोट्रिक मेटल। ये होते हैं एम्फोट्रिक मेटल: बेरिलियम, एल्यूमिनियम, जिंक, टिन, लेड, क्रोमियम, गैलियम। तो एम्फोट्रिक मेटल का खास बात है कि ये एसिड बेस दोनों से रिएक्ट करते हैं। एसिड बेस, और दोनों से देते हैं, के साथ देता है हाइड्रोजन गैस। क्या देता है? हाइड्रोजन गैस। अब जैसे देख लो, जिंक है, कैसा मेटल है? तो बेस के साथ क्या देगा? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। इस कंपाउंड का नाम याद रखना, फेमस है, इसको सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट। तो पहले एम्फोट्रिक मेटल लिख लो। तो एम्फोट्रिक मेटल का डिफिनेशन क्या है? मेटल विच कैन रिएक्ट विथ बोथ एसिड एंड बेस। एम्फोट्रिक मेटल का डिफिनेशन है मेटल्स विच कैन रिएक्ट विथ बोथ एसिड एंड बेस। ये एग्जांपल्स लिख लो और ये पूरा लिख लो। हाँ, एक और चीज सुन लो, ये इंपॉर्टेंट है। लैब जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का लैब टेस्ट है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं हम लाइम वाटर, चूना। दिवाली आ रहा है तो यूज करते हैं वाइट वॉश करने में। ठीक है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस लाइम वाटर को कर देता है मिल्की। क्या कर देता है? मिल्की। और मैं भी अगले स्लाइड में हम यहीं पे लिख दे रहे हैं, अगर तुम सुन लो, अगर तुम CO2 को एक्सेस में पास कर दे, किससे पास कर दे? एक्सेस में, तो बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कैल्शियम बैलेंस है रिएक्शन 3 1 4 2 6। हाँ, तो और इसमें लिखना मिल्कीनेस डिसअपियर। मिल्कीनेस डिसअपियर्स। मिल्कीनेस डिसअपियर्स। तो ये बहुत फेमस क्वेश्चन है कि मिल्कीनेस किसके चलते डिसअपियर करता है? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, ध्यान रहेगा। अब आप ये पूरा नोट कर सकते हो। पहले उनका डिफिनेशन लिखना है एम्फोट्रिक मेटल का क्या, कि मेटल्स विच कैन रिएक्ट विद बोथ, और एग्जांपल्स लिख लो इन कितने का? 7 का। फिर ये पूरा लिख दो। कोई दिक्कत? कुछ पूछना है? पूछना तो पूछते ही, नोट कर लो। ये रिएक्शन 2017 या 18 के जेई एडवांस्ड में भी आया था। मतलब, चल पढ़ो। अरे ठीक है, ठीक है, ठीक है, बाद में सब डिस्कस करना पड़ेगी। तो मिल्की किसके चलते होता है फॉर्मेशन ऑफ, और एक्सेस ऑफ CO2 में मिल्कीनेस? रीजन कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। लिख लो। ठीक है। अच्छा, हम फोर्ट्रिक मेटल में हमको एक रिएक्शन और लिखवा दे रहे हैं, इस, है ना, इसके लिखने के बाद लिख देना 2Al प्लस 2NaOH प्लस 2H2O gives 2NaAlO2 प्लस 3H2। और इसका नाम होता है, आज क्लास के स्टार्टिंग में ही बताए थे, सोडियम
मेटा एल्यूमिनेट, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट या सोडियम एल्यूमिनेट। ठीक है, तो पहले ये सब लिख के उसको नोट करना लास्ट में। ठीक है, ये जिंक और एल्यूमिनियम दोनों का रिएक्शन किसके साथ पूछता है? बेस के साथ। बहुत फेमस है दोनों रिएक्शन। हो गया? कोई दिक्कत? पढ़ जाए। ठीक है, डायरेक्टली एल वाला। ठीक है, हाँ ये तो पता है, एसिड प्लस बेस, सॉल्ट प्लस वाटर। ये लिखने की जरूरत है कि छोड़ दे? ये पता है सबको, ये छोड़ सकते हो। अब है कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड का प्रिपरेशन, और ये सब 10th में पढ़ना है और 11th में भी। तो क्लोर एल्कली प्रोसेस से याद रखिएगा, हेडिंग डाल देना क्लोर एल्कली प्रोसेस, हेडिंग जरूर डालना। ये मेथड होता है NaOH बनाने का। क्या बनाने का? NaOH, इसको कहते हैं कॉस्टिक सोडा। क्या कहते हैं? नाम तो बताइए, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और कमर्शियल नेम क्या है? कॉस्टिक सोडा। और NaCl सॉल्यूशन कहते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। क्या कहते हैं? ब्राइन सॉल्यूशन। सॉल्ट सॉल्यूशन, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, इसमें एरो में जगह कम है, लेकिन हम सॉल्यूशन पे इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। क्या पास करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। तो इसको कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। क्या कहते हैं? आप लोग क्लास 8th में केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट था चैप्टर, कुछ याद है आप लोगों को हल्का हल्का? हाँ, वही चीज है। तो याद होगा उसमें एनोड कैथोड था, कुछ याद है? एनोड था पॉजिटिव टर्मिनल और कैथोड था नेगेटिव टर्मिनल। तो ये भी ध्यान रखना, क्लोरीन गैस इवॉल्व होता है एनोड पे। किस पे? और एनोड क्या है, लिख देना पॉजिटिव टर्मिनल। क्या होता है? पॉजिटिव टर्मिनल। और हाइड्रोजन गैस किस पे होगा, गैस करो? एनोड का उल्टा क्या था? कैथोड। और कैथोड क्या होगा? नेगेटिव टर्मिनल। क्लियर? हाँ बोलो। हाँ, कम ये भी NaOH भी कंपाउंड भी कंपाउंड सॉल्यूशन में बनता है, और एनोड कैथोड पे गैस बनते हैं। ठीक है, तो याद रखना। तो ब्राइन सॉल्यूशन में क्या सप्लाई करते हैं हम? इलेक्ट्रिसिटी। तो क्या मिलता है? कॉस्टिक सोडा। और एनोड कैथोड पे क्या गैस मिलता है? एनोड में मिलता है क्लोरीन, और कैथोड में मिलता है हाइड्रोजन। तो दिक्कत किसी को? ये सभी ध्यान रखना। ये सब मल्टीपल करेक्ट में भी आ सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है ना? अच्छा, एक चीज और बता देता है इसी में, लिख लेना। जैसे एनोड कैथोड होता है, तो ये लिख लो, क्लोर एल्कली प्रोसेस में लिख लो
कैथोड बना होता है मरकरी का। किसका? मरकरी का। ये पूछ सकता है क्वेश्चन कि क्लोरल्कली प्रोसेस में कैथोड किसका बना है, तो किसका बना है? मरकरी का। और इनिशियली आपको सोडियम और मरकरी का एलॉय मिलता है। क्या मिलता है? एलॉय। और उसको कहते हैं एमलगम। क्या कहते हैं? एमलगम। एमलगम इज एन एलॉय ऑफ मेटल एंड मरकरी। एमलगम क्या है? एक तरह का एलॉय। एलॉय पढ़े हो 9th में ना? तो एलॉय होता है, सॉरी, एमलगम होता है एलॉय किसका? मेटल एंड मरकरी। याद रखना, मेटल कोई भी हो सकता है, जिंक भी ले सकते हो, कैल्शियम भी ले सकते हो। हाँ, पहले एमलगम बनता है, फिर पानी डालने पे सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। ये मिडिल स्टेप बता रहे हैं। ठीक है। तो यही पूछ सकता है कि क्लोरल्कली प्रोसेस में एमलगम बनता है। व्हाट इज एमलगम? तो एमलगम इज अलॉय ऑफ मेटल एंड मरकरी। ठीक है, कोई दिक्कत? बढ़े? चलिए, क्लोरल्कली प्रोसेस हो गया। हाँ, बेकिंग सोडा तो पता ही होगा, केक कैसे बनाने में याद होता है ना? तो बेकिंग सोडा सिंपल है, इस रिएक्शन याद रख लो डायरेक्ट। और इसको कहते हैं सॉल्वे प्रोसेस, नाम याद रखना। क्या कहते हैं? सॉल्वे प्रोसेस। ठीक है। और एक चीज याद रखना, सॉल्वे प्रोसेस में कैल्शियम क्लोराइड होता है बाई प्रोडक्ट। ये भी पूछ देता है। कौन बाई प्रोडक्ट होता है? कैल्शियम क्लोराइड। चलो नोट कर लो। कैल्शियम क्लोराइड से क्या बनता है? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? NaHCO3। याद रहेगा। और प्रोसेस का नाम क्या है? सॉल्वे प्रोसेस। और साइड बाई प्रोडक्ट क्या होता है? CaCl2। देख लो। और सोडियम बाइकार्बोनेट को या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करते हैं तो मिलता है सोडियम कार्बोनेट। क्या मिलता है? यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। पढ़े थे ना डिकम्पोजिशन रिएक्शन? तो सेकेंड स्टेप क्या है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और मे भी अगला स्लाइड में होगा, हम यहीं पे बता दे रहे हैं। ये जो सोडियम कार्बोनेट है उसको पानी में डाल के हम क्रिस्टलाइजेशन करते हैं। क्रिस्टल पढ़े थे क्लास 9th में? क्रिस्टलाइजेशन करते हैं तो मिलता है Na2CO3 डॉट 10H2O। और इसको कहते हैं वॉशिंग सोडा। क्या कहते हैं? वॉशिंग सोडा नाम सुने होंगे, कपड़े सब, है ना? लिख लेना ये भी। कि सोडियम कार्बोनेट को पानी में क्या करते हैं? क्रिस्टलाइज करते हैं तो मिलता है Na2CO3 डॉट 10H2O। और ये होता है वॉशिंग सोडा। तो ये पूछ सकता है वॉशिंग सोडा में कितने वाटर मॉलिक्यूल्स हैं? क्या आंसर? 10। ठीक है, कोई दिक्कत? ये नोट कर लिए, कैल्शियम क्लोराइड बाई प्रोडक्ट। पक्का? पीछे? ठीक। हाँ, वही चीज है, प्रिपरेशन ऑफ वॉशिंग सोडा। अच्छा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये तो है, अगर हाँ, हाथ टूटता है, पैर टूटता ही होता है ना, इसी को प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, याद रखना। और ये होता है जिप्सम। क्या होता है? जिप्सम। CaSO4.2H2 क्या कहते हैं? जिप्सम। तो जिप्सम को हीट करते हैं। यहाँ टेम्परेचर याद रखना, टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली होना चाहिए 120 डिग्री सेल्सियस। कितना? ठीक है ना? तो अगर मान लो तुम बहुत ज्यादा हीट कर दिए, बहुत
मान लो टेम्परेचर तुम कर दिया अप्रोक्सीमेटली 200 डिग्री सेल्सियस, तो दोनों वाटर मॉलिक्यूल क्या है, निकल जाएगा। तो ये होता है डेड बर्न्ड प्लास्टर, मतलब इसका कोई यूज नहीं है, याद रखना। ये हाफ वाटर मॉलिक्यूल इंपॉर्टेंट है, यही इसी के चलते याद होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस अगर देखे होगे, किसी ने कोई रिलेटिव को देखे ही होंगे, हाथ टूटा होगा या पैर टूटा होगा, नहीं देखे तो अच्छी बात है। तो वो हार्ड होता रहता है काफी, क्या होता है, हार्ड, शू को देखना काफी हार्ड होता है, ठीक है। तो हार्डनेस ये हाफ वाटर मॉलिक्यूल के चलते ही आता है, जब वो पानी से थोड़ा रिएक्ट करता है। अगर तुम ये वाटर हटा दोगे तो फिर ये यूजलेस हो जाएगा। तो टेम्परेचर ध्यान रखना है, टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 120 डिग्री सेल्सियस के आसपास। तुम ज्यादा हीट कर दिए तो दोनों वाटर, तो फिर इस ये कोई काम का, ठीक है, नोट कर लो। डेड बर्न्ड प्लास्टर, डेड बर्न प्लास्टर एक तरह से मतलब वो प्लास्टर को यूज आपके लिए नहीं रहा। अरे क्या सी एस एफ को कहते हैं, क्या है, कैल्शियम सल्फेट, है ना। तो ये याद रखना, जिप्सम होता है सी एस एफ डॉट टू एच टू ओ, और प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, सी एस एफ डॉट हाफ एच टू। अच्छा, कुछ बुक्स में इसको ऐसे भी लिखता है शॉर्टकट, टू सी एस एफ डॉट एच टू ओ, मतलब समझ में आया आपको, देखो मतलब क्या है इसका, एक कैल्शियम सल्फेट हाफ मॉलिक्यूल, तो दो कैल्शियम सल्फेट एक मॉलिक्यूल, ठीक है ना। तो कुछ बुक्स में ऐसे भी देखोगे तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। देख लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत, बढ़े, हो गया, नोट पीछे, हाँ, रुको, ठीक ठीक हो गया। अच्छा, अब देखिए 5-6 रिएक्शन और लिखवाएंगे फिर क्लास, ठीक है। रिएक्शन से उतना टाइम लगता नहीं, मेन दिक्कत आप लोगों को क्या करना है, इसको ये याद करना है ना। हम इसमें मेरा काम है लेकिन आपका काम से ज्यादा है। चलो, एक कंपाउंड है, मे भी आप देखे भी होंगे या कहीं सुने भी होंगे नाम, ब्लू विट्रोल, है ना। इसका फॉर्मूला होता है CuSO4 डॉट 5H2। इसका कलर क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है, ब्लू। तो इसको हीट करते हैं थोड़ा, भाई हाई टेम्परेचर, थोड़ा सा हीट करेंगे तो क्या बनेगा, गेस करो, गेस तो कर ही सकते हो, प्लस प्लस 5H2, पांचों वाटर निकल जाता है, तो ये हो जाता है वाइट, ये हो जाता है वाइट। तो फिर क्वेश्चन ये पूछता है कि ये वाइट क्यों हुआ। वाइट इसलिए हुआ क्योंकि जो ये ब्लू कलर किसके चलते था, पाई में, और जब वो हट गया तो कलर खत्म हो गया। इसको नोट कर लो, ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत, पढ़े आगे। फिर उसी की तरह एक और है, ये खैर उतना फेमस नहीं है, फिर भी लिख लो, फॉर्मूला तो आ ही सकता है, FeSO4
डॉट 7H2O, और ये होता है ग्रीन विट्रोल। क्या होता है? इसका बस फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। बस ये पूछता है ग्रीन विट्रोल का फॉर्मूला क्या होता है, तो क्या फॉर्मूला है? FeSO4 डॉट 7H2। ठीक, तो दिक्कत। अब एक रिएक्शन है, शायद आप पढ़े भी होंगे, फिर भी बता रहे हैं, कोई फेमस रिएक्शन है। FeSO4 का डिकम्पोजिशन पढ़े हो? पढ़े हो तो याद कहाँ होगा। चलो, ये ग्रीन कलर्ड कंपाउंड होता है, क्या होता है? इसको हीट करते हैं तो याद रखना, बहुत फेमस रिएक्शन है। एक मिलता है Fe2O3 प्लस SO2 गैस प्लस SO3 गैस। ये ग्रीन कलर्ड कंपाउंड है और ये ब्राउन होता है। क्या होता है? ब्राउन। नोट कर लो। ठीक है, ध्यान रहेगा, कोई दिक्कत? अच्छा, अब एक चीज है, अगर आप लोग सैलून क्या, मे भी आपके कुछ दोस्त को देखे होंगे या ड्यूरिंग क्रिकेट मैच देखे होंगे, बहुत लोग का बाल का कलर है ना लाल, किसी का लाल होता है, किसी का ब्राउन होता है, कुछ लोग ब्लू से भी रंगवा लेते हैं, देखे हो? कलर्ड हेयर, उसको क्या कहते हैं? कुछ आइडिया है, टर्म याद है उसके लिए? डाई तो है ही, ब्लीच करते हैं। क्या करते हैं? ब्लीच। तो ब्लीच के लिए एक बहुत फेमस कंपाउंड होता है, ब्लीचिंग पाउडर, याद रखना, ठीक है ना? इसका फॉर्मूला होता है CaOCl ठीक है, OCl माइनस देख लो, ये नया है आप लोग के लिए अभी मैं, इसका इसको कहते हैं हाइपोक्लोराइट आयन। क्या कहते हैं? पढ़ाया गया, पढ़े हो क्या? अच्छा ठीक है, लिख लो फिर। हाइपोक्लोराइट आयन, तो ब्लीचिंग पाउडर में तीन आयन है, एक क्या है? कैल्शियम आयन, एक है हाइपोक्लोराइट आयन, और ये क्या है? क्लोराइड आयन, Cl माइनस। ठीक है ठीक है ठीक है, OCl माइनस को कहते हैं हाइपोक्लोराइट आयन। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर का ये फॉर्मूला होता है। और आपके टेंथ में हम देखें बहुत बुक्स में इसको लिखा जाता है ऐसे CaOCl2, लेकिन एक्चुअली में ये ऐसा होता होता है ऐसे है, ठीक है ना? लेकिन अगर ये देखो बुक में तो समझना कि अभी टेंथ तक ये है, इलेवेंथ में होगा। ठीक है, ठीक है, बढ़े आगे। चलिए, अब आप ये देखो, इसका रिएक्शन देख लीजिए, पहले बनता कैसे है। तो क्लोरीन गैस को पास करते हैं, इसको कहते हैं लाइम वाटर भी कहते हैं, कुछ स्लेग्ड लाइम भी कहते हैं, थोड़ा सा अलग होता है हल्का सा, इसको कहते हैं स्लेग्ड लाइम। क्या कहते हैं? फॉर्मूला CaO छोड़ दो इसे, तो मिलता है CaOCl2 प्लस H2O प्लस H2O। तो क्लोरीन गैस को पास करते हैं स्लेग्ड लाइम से, तो क्या मिलता है? ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, अच्छा, ब्लीचिंग पाउडर देखे होगा, बहुत पानी को भी डिसइंफेक्ट करने में यूज करते हैं, तो ना पानी में बैक्टीरिया ये सब होता है, जैसे स्विमिंग पूल ये सब बहुत जगह यूज होता है सोसाइटी में। पानी रहता है स्विमिंग पूल में, कुछ टाइम बाद क्या होता होगा, गंदा ये सब होता होगा, बैक्टीरिया होता है, तो ब्लीचिंग पाउडर यूज करके उसको अच्छे से स्विमिंग पूल को क्या कर दिया जाता है? साफ कर दिया जाता है, और फिर से उसमें क्या डाला जाता है? फ्रेश पानी। ठीक है ना? ये भी लिख लो, तो ब्लीचिंग पाउडर इज यूज टू डिसइंफेक्ट, ब्लीचिंग पाउडर इज यूज टू डिसइंफेक्ट, है ना, ड्रिंकिंग वाटर। डिसइंफेक्ट समझते हो ना? पानी बैक्टीरिया सब आ जाए तो ब्लीचिंग पाउडर इज यूज टू डिसइंफेक्ट
क्या ड्रिंकिंग वाटर या है ना जो भी हो, स्विमिंग पूल, ये सब क्लियर। ठीक है, चलो तो देखो होता क्या है, सिंपल। तो ब्लीचिंग पाउडर को पानी में डाल दोगे, क्या पानी में डालोगे तो उल्टा रिएक्शन हो जाता है, ये खास बात है इसका। क्या हो जाएगा? उल्टा रिएक्शन क्या है बताओ? Cl2। तो डिसइंफेक्टेंट क्लोरीन ही होता है। कोई पूछे कि ब्लीचिंग पाउडर वाटर को क्यों कैसे प्यूरिफाई करता है, तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन, ये याद रखना। ब्लीचिंग पाउडर वाटर को डिसइंफेक्ट क्लोरीन के चलते करता है। ठीक है, कोई दिक्कत? और ये भी लिख लो, ब्लीचिंग पाउडर इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ब्लीचिंग पाउडर इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये याद रखना। ब्लीचिंग पाउडर इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब हाँ, खुद रिडक्शन दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है ना। अब इसका दो रिएक्शन और देख लो। अब देखो ब्लीचिंग पाउडर में क्या है ना, उसको बंद रखते हैं। क्या रखते हैं? बंद। देखो बंद क्यों रखते हैं? अगर ब्लीचिंग पाउडर को कोई गलती से, मान लो कोई डब्बा में ब्लीचिंग पाउडर आया, तुम उसको खुला छोड़ दो ऐसे ही, ढक्कन हटा दो, कैप हटा दो, तो एयर में कौन सा गैस होता है? CO2। तो ब्लीचिंग पाउडर उससे रिएक्ट कर जाएगा और कौन सा गैस निकल गया? और हम क्या बताए थे, ब्लीचिंग पाउडर का प्रॉपर्टी इसके चलते था, क्लोरीन, क्लोरीन ही हट गया, तो ब्लीचिंग पाउडर को यूज नहीं रहा। समझ में आया आपको इस चीज को? ब्लीचिंग पाउडर का जो प्रॉपर्टी क्लोरीन के चलते होता है, अगर एयर में तुम ऐसे ही छोड़ दो, खाली है ना, कोई डब्बा में ब्लीचिंग पाउडर है, तुम उसका कैप हटा दो, ढक्कन हटा दो, तो 2-3 दिन में थोड़ा टाइम लगता है, वो एयर में कौन से गैस कर जाएगा? CO2 के साथ, और सारा क्लोरीन स्केप कर जाएगा, तो फिर वो ब्लीचिंग पाउडर यूजलेस हो गया। क्या हो गया? यूजलेस। ठीक। अच्छा ये भी ध्यान रखना, अगर ब्लीचिंग पाउडर को डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करेंगे तो मिलता है CaSO4 प्लस H2O प्लस Cl। वो दिक्कत हो गया। हो गया। एक चीज और लिख लो, अब बस है ना, इन करेंगे, घबराओ मत, पैनिक मत। 3 कंपाउंड लिख लो, ये लिख लिया पहले। 3 कंपाउंड को और ब्लीच के लिए यूज कर सकते हैं, लिख लो, लिख लो, H2O2, सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन, ये 3 कंपाउंड को भी एज अ ब्लीचिंग एजेंट यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्या क्या था? H2O2 का नाम पता है आपको? पड़ोक्साइड पता है ना, रेसो टू स्टेट तो पता ही होगा। अच्छा एक चीज लिख लेना कि ब्लीचिंग पाउडर, लिखो इस चीज को, ब्लीचिंग पाउडर कॉमा ब्लीचिंग पाउडर कॉमा H2O2 and Cl2 and Cl2 has bleaching action and Cl2 has bleaching action due to its oxidizing behavior। ब्लीचिंग पाउडर और क्या बोले, क्या लिखवाए? Cl2 has क्या? ब्लीचिंग एक्शन ड्यू टू इट्स ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर, ऑक्सीडाइजिंग नेचर। तो SO2 का क्या होगा, गेस करो? रिड्यूसिंग नेचर, हाँ लिख लो। देखो SO2 हैज ब्लीचिंग नेचर ड्यू टू रिड्यूसिंग नेचर, ये आता है एग्जाम में। SO2 हैज ब्लीचिंग नेचर ड्यू टू रिड्यूसिंग, ब्लीचिंग एक्शन या ब्लीचिंग जो भी हो, ड्यू टू रिड्यूसिंग नेचर। ऑक्सीडाइज करके कौन ब्लीच करता है? ब्लीचिंग पाउडर, Cl2 और H2O2, और रिड्यूस करके SO2।
ठीक है, और एक और चीज बताया था, वैसे पता होगा आप लोगों को, फिर भी बता रहे हैं, वो आ गया था मेटल कार्बोनेट वाला में। जैसे ताजमहल किसका बना होता है आपको पता है? लाइमस्टोन, लाइमस्टोन। तो अगर एसिड रेन आपको पता होगा, एसिड रेन में क्या होता है? जो एसिड रेन तो पता है वैसे। हाँ हाँ, तो मैं HCl, चलो हम अगर लाइम स्टोन को किसी ऐड करवाएं HCl के साथ, तो मिलता है CaCl2 प्लस H2O प्लस कौन सा गैस निकलेगा? CO2। ध्यान रखना, कैल्शियम कार्बोनेट जिसको हम लाइम स्टोन या मार्बल भी कहते हैं, डाइल्यूट एसिड के साथ सॉल्ट प्लस CO2 देता है। ठीक है, कोई दिक्कत? बोलिए। ठीक है, तो फिर आज का क्लास एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में देखिए अगर कुछ और रिएक्शन होगा तो उसको करवाएंगे, और अगर लगे इंपॉर्टेंट रिएक्शन तो नहीं है तो हम एसिड बेस में ये सब पढ़े हो आप? लुईस एसिड, लुईस बेसिस, उसको स्टार्ट पढ़ चुके हो? नहीं, लुईस एसिड, लुईस पे एसिड बेस हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ठीक है, क्लास एंड।